फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा रिजिड पेमेंट के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर लिया था वो लिया था फ्लेक्सिबल पेमेंट में कि टाइप ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिजिड पेमेंट के बारे में। ठीक है, तो अगर टाइप्स ऑफ द रिजिड पेमेंट की बात करें तो होता है जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट, ठीक है, जॉइंटेड री इन्फोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट जिसको JRCP, कंटिन्यूस री इन्फोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पेमेंट। ठीक है, ये चार प्रकार हो गए। ठीक है, अब रिजिड पेमेंट आप लोगों ने पढ़ रखा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। रिजिड पेमेंट का मतलब हो गया जो कंक्रीट से बनता है, सीमेंट कंक्रीट से बनता है। ठीक है, और जिसमें जो लोड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो ग्रेन टू ग्रेन ना होके एज ए स्लैब एक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में हाईली ड्यूरेबल रहता है ये। ठीक है, लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम रहती है। इसको वाइट पेमेंट भी बोला जाता है क्योंकि रिजेंबल करता है वाइट को। ठीक है, ग्रेइश कलर होता है तो वाइट को रिजेंबल करता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए कि जो रिजिड पेमेंट होता है उसमें स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं टेम्परेचर वाले। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि जो कंक्रीट की प्रॉपर्टी रहती है वो एज ए थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की रहती है। ठीक है, तो इसी कारण से इसमें क्या होता है, थर्मल स्ट्रेसेस भी इंड्यूस होते हैं। जबकि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट था अपना, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि उसमें जो थर्मल स्ट्रेसेस थे वो इंड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आता है जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट। ठीक है, जॉइंटेड री इन्फोर्स कंक्रीट पेमेंट, कंटिन्यूस री इन्फोर्स कंक्रीट पेमेंट और प्रीस्डेड कंक्रीट पेमेंट। इन चारों को मैं थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ, है ना। तो सबसे पहले आता है जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट। जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट मतलब कंस्ट्रक्टेड विथ क्लोजली स्पेस्ड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, डोवेल बार्स और एग्रीगेट्स इंटरलॉक। Interlocks are normally used for load transfer across joints. They normally has a joint spacing of 5 to 10 meters. देखिए, ये जो सबसे बेसिक है जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट, ये सबसे बेसिक टाइप का है। इसमें क्या होता है, जो कंक्रीट होता है उसमें री इन्फोर्स प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें जो बार्स होंगे वो नहीं होंगे, पहली बात तो ये। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। अब कोई पूछे कि साहब पहले तो ये बताओ कि जॉइंट्स ही क्यों प्रोवाइड करो, कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवा दो। तो देखो बेटा, इसका कारण है थर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया कि कंक्रीट में क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस जनरेट होते हैं। तो क्या करेगा, देखिए जो थर्मल स्ट्रेस होता है डेल्टा एल, उसका वैल्यू अगर मैं किसी एल लेंथ के लिए प्रोवाइड करूँ तो उसका होता है एल अल्फा डेल्टा टी। एल मतलब उसकी एक्चुअल लेंथ, ठीक है, अल्फा मतलब उसमें थर्मल कोफिशिएंट और डेल्टा टी मतलब हो गया उसमें राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, ये डेल्टा एल होगा, मतलब थर्मल के कारण किसी उसकी लेंथ में कितना चेंज होगा। अब अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चेंज होगा, कम होगा तो कम होगा, क्योंकि जो डेल्टा एल वो प्रोपोर्शनल हो गया अल्फा डेल्टा टी को। अगर मैं कांस्टेंट रखूँ तो एल के इक्वल। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है, इसको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स दिए जाते हैं, स्पेसिंग कम कर दी जाती है। पहला फायदा तो हो गया। दूसरा क्या हो गया, जब ये जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसकी लेंथ में जो चेंज होगा, चाहे उसके में कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर जैसे एक्सपेंशन होगा, तो उसको अकोमोडेट करेगा ये जॉइंट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्सपेंशन हो रहा है तो जॉइंट में एक्सपेंड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे को खींचने की बजाय आराम से एक दूसरे का एक्शन ले लेगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्लैब है, ये मैं यहाँ बनाता हूँ, ये एक स्लैब है और ये दूसरा स्लैब है। अब अगर मान लीजिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये एक दूसरे से जुड़े तो है नहीं, तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा आराम से, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो एक्सपेंशन हो रहा है तो ये जो बीच में जो गैप बच रहा है ना, ये फिल कर देगा और इसमें कोई भी बकलिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट, ट्विस्टिंग होगा, बकलिंग होगा, कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए जॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट वाला सिंपल होता है उसमें री इन्फोर्स तो प्रोवाइड किया नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स दिए जाते हैं। इन जॉइंट्स के बीच में कहते हैं या तो डोवेल्स बार्स या एग्रीगेट इंटरलॉकिंग यूज़ की जाती है लोड ट्रांसफर के लिए। लोड ट्रांसफर कैसे, कि एक का लोड दूसरा सहन कर सकते। जैसे मान लीजिए टायर ऐसा तो है नहीं कि उड़ के चला जाएगा, यहाँ से बीच में से होकर गुजरेगा, तो वो क्या करेगा, जो नीचे ना हो लोड ट्रांसफर हो जाए, दोनों एज ए यूनिट एज ए यूनिट वर्क करे, उसके लिए इसमें डोवेल बार्स या फिर एग्रीगेट इंटरलॉकिंग का यूज़ किया जाता है। ये जो जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में आमतौर पे जो स्पेसिंग रहती है वो 5 से 10 मीटर की रहती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एक स्लैब होगा, जैसे मान लीजिए ये स्लैब है, इसके इधर भी जॉइंट होगा और ये दूसरी तरफ भी जॉइंट होगा।
अगर मान लीजिए जैसे ये स्लैब है बीच वाला, तो इसके इधर भी जॉइंट है वो स्लैब होगा ये, तो ये दोनों जॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 5 से 10 मीटर की। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5 से 10 मीटर की लेंथ इसमें रखते हैं। ठीक है, एक हो गया। फिर दूसरा आता है जॉइंटेड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। अब देखिए ये उसी की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। क्या प्रोवाइड करता है रीइंफोर्समेंट। अब देखिए जो आपके पास सिंपल रोड होता है कंक्रीट वाला, वो स्लैब एक्शन होता है और वो एक तरह से ग्राउंड पे रखा होता है। ठीक है, तो इसमें रीइंफोर्समेंट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है या ज़्यादा यूज़ उसका होता नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें टेंशन जनरेट होता नहीं है। ठीक है, कंप्रेशन इसमें ज़्यादातर रहता है। ठीक है, फिर भी अपन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो स्लैब की लंबाई अपने बढ़ जाए। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि reinforcement do not improve the structural capacity significantly, but they can drastically increase the joint spacing to 1 to 30 meter. Dowel bars are required for load transfer. ठीक है, reinforcement help to keep the slab together even after cracks. कहने का मतलब ये हो गया कि जो रीइंफोर्समेंट होता है वो स्ट्रक्चरल कैपेसिटी तो ज़्यादा बढ़ाता नहीं है, बट दे ड्रास्टिकली इंक्रीज द जॉइंट स्पेसिंग। लेकिन वो क्या करते हैं जॉइंट स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं। देखिए जो पहले वाला केस था उसमें जॉइंट स्पेसिंग के नाम पे ले रखा था उसने 5 से लेकर 10 मीटर की, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना इंक्रीज हो गया अचानक से 10 से लेकर 30 मीटर तक की अपन उसमें स्पेसिंग दे सकते हैं जॉइंट्स के बीच में। मतलब एक स्लैब की लंबाई हम लोग 10 मीटर से 30 मीटर तक आराम से रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें चूंकि रेनफोर्समेंट होता है तो डोवेल बार से जो जॉइंट्स के बीच में रहेंगे वो डोवेल बार्स रहेंगे और वो आराम से लोड ट्रांसफर का काम कर देंगे। रीइंफोर्समेंट हेल्प टू कीप द स्लैब टुगेदर इवन आफ्टर क्रैक्स। अब रीइंफोर्समेंट का फ़ायदा क्या, मेजर जो फ़ायदा रह गया वो ये रह गया कि अगर अनफॉर्चुनेटली या अनविलिंगली अगर क्रैक्स आ जाते हैं स्लैब में, तो क्या करेगा वो जो क्रैक्स क्या करेंगे उसको टुगेदर करेंगे, बांध के रखेंगे। ठीक है, उसको टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। रीइंफोर्समेंट का मेन काम तो यही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में जो अपनी अगला है वो है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट कंक्रीट पेमेंट। तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है, देखो कंटिन्यूस में क्या होता है अपन जॉइंट्स नहीं देते हैं। ठीक है, अब ये जॉइंट्स नहीं देने का कारण क्या है रीइंफोर्समेंट। अपन अगर ज़्यादा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवा देंगे, जैसे देखिए जो पहले वाला केस था जॉइंट रीइंफोर्समेंट उसमें अपन ने 10 से 30 दिया था, जबकि विदाउट रीइंफोर्समेंट वाला था उसमें 5 से लेकर 10। ठीक है, तो जैसे स्पेसिंग बढ़ गई, अगर मान लीजिए रीइंफोर्समेंट बढ़ा देंगे, रीइंफोर्समेंट बढ़ा देंगे तो क्या होगा एलिमिनेशन ऑफ द जॉइंट्स हो जाएगा, मतलब जो जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगी। तो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट होता है, वो कैसे प्रोवाइड करवाते हैं अपन बाई डोवेल बार से बाई रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडिंग। ठीक है, एक जो लास्ट टाइप का था वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो लास्ट टाइप का था कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पेमेंट्स। देखिए आमतौर पे क्या होता है जो स्लैब्स होती है उसमें ये दिया नहीं जाता, ये दिया जाता है जब आप ब्रिज बनाते हो ना किसी आरसीसी वगैरह का, तब ये दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो रीइंफोर्समेंट होता है जैसे वो उसको क्या करते हैं आप प्री स्ट्रेस कर लेते हो। ठीक है, और फिर इसको कंक्रीट में डालते हो। आप लोगों जब आरसीसी पढ़ोगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है। बस आपको ये समझना है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट की स्लैब बनाई जाती है, उसका पेमेंट बनाया जाता है। प्री स्ट्रेस का मतलब पहले से ही स्ट्रेस दे देना। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए कोई बार है उसको आपने पहले से स्ट्रेस दे दिया तो वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, साइड भी बना रहा हूँ एक स्लैब का। देखिए ये होगा ऐसा, जब आप इसमें टेंशन देके रिलीज करोगे तो ये क्या करेगा इधर कंप्रेशन लगाएगा। ठीक है, जब कंप्रेशन यहाँ लगेगा तो इस बार का जो इसको छोड़ने स्ट्रेस को छोड़ने के बाद में जो डायमेंशन वो शेप हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ है थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, हाँ नीचे की तरफ है कंप्रेशन ऐसे। ठीक है, और जब उस पर लोड आएगा बाहर से, यहाँ से मान लो लोड आएगा तो वो क्या करेगा सिंपल होने की कोशिश करेगा, एक्चुअल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्री स्ट्रेस्ड रीइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट होता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, जो पेमेंट बनता है, जो पेमेंट में जो स्लैब डलता है उसमें जो कंक्रीट होता है वो पहले से स्ट्रेस आउट होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 टाइप ऑफ द रिजिड पेमेंट: जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट, जॉइंटेड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट,
कंटिन्यूस री इन्फोर्स कंक्रीट पेमेंट और प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेमेंट। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ टिपिकल से डायग्राम दे रखे हैं जो आप देख लीजिए। सबसे पहले दे रखा है, देखिए डोवेल बार्स क्या होते हैं, रेनफोर्समेंट क्या होता है। तो देखिए ये जो स्लैब है इसमें ये जो बार्स दे रखे हैं ये हो गया रेनफोर्समेंट। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई भी स्लैब कास्ट होगी तो देखिए यहाँ पे मोनोलिथिक कास्टिंग नहीं है ये, इसमें आपने पहले ये स्लैब बनाया होगा फिर ये बनाया होगा। तो अब यहाँ पे जो अगली स्लैब आएगी उसमें यहाँ पे जॉइंट्स हो जाएंगे। जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो देखिए अनडोवेल्ड ट्रांसवर्स टाइप, ये साइड व्यू इसका, तो ये इसमें ये यहाँ पे जॉइंट दे रखा है। और अनडोवेल्ड का मतलब इसमें कोई भी डोवेल बार नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कैसी, अगर लो ट्रांसफर के लिए क्या टेक्निक होगी, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग इसमें काम ली गई है। फिर ये आ गया यूनाइटेड लॉन्गिट्यूडनल। अगर इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल वाला हो गया, थिकनेस टी हो गई। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये साइड व्यू है। ठीक है, अब ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, ये डोवेल बार वाला हो गया और ये हो गया टाई बार वाला। ठीक है, डिफॉर्म्ड टाई बार हो गया और स्मूथ डोवेल बार हो गया। एक बात याद रखिएगा, जो डोवेल बार्स होते हैं वो ट्रांसफर्स जॉइंट में देते हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है उसमें टाई बार दिया जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। डोवेल बार मतलब रीइंफोर्समेंट। ठीक है, और टाई बार में आता है वो केवल एक छोटा सा बार होता है जो अक्रॉस द उसके स्पेसिंग के आएगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। देखिए ये है इसका टॉप व्यू, उसको इसमें से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब ये मान लीजिए कोई स्लैब और जो ट्रैफिक की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है कि नहीं है, तो अलोंग द ट्रैफिक डायरेक्शन जो जॉइंट होगा, देखिए ये जो बीच में जो काला सा है ये जॉइंट दिखा रखा है इसने, तो ये जो अलोंग द जॉइंट, जो जॉइंट अलोंग द ट्रैफिक होगा वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में जो बार्स दिए जाते हैं, बार्स क्यों दिए जाते हैं, पहला रीजन उसका क्योंकि लोड ट्रांसफर करना अपन को, पहली बात है। ठीक है, और कौन सा बार देंगे, टाई बार देंगे उसमें। देखिए ये यहाँ पे फुल स्पेसिंग में नहीं है, यहाँ तक ही रहेगा, ये होते हैं टाई बार। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा जॉइंट होता है ट्रांसवर्स जॉइंट्स, जो ट्रैफिक की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये देखिए ट्रांसवर्स हो गए। इसमें जो बार दिए जाते हैं उसके डोवेल बार्स होते हैं और ये रीइंफोर्समेंट का काम भी करते हैं, डोवेल बार्स होते हैं। ठीक है, आमतौर पे जो स्पेसिंग दी जाती है वो 15 फीट की। 15 फीट का मतलब कितना हो गया बेटा, 15 इंटू 3 मीटर कर लो आप, 1 फीट में 15 फीट मतलब हो गया 3, तो 5 मीटर की स्पेसिंग दी जाती है। ठीक है, 15 फीट मतलब 1 फीट, 3 फीट में 1 मीटर होता है, तो ये 5 मीटर की इसमें स्पेसिंग दी गई है, स्टैंडर्ड स्पेसिंग है, स्टैंडर्ड स्पेसिंग है। ठीक है, ये इसका साइड व्यू देख लीजिए आप। देखिए साइड व्यू में मैंने बताया था कि ये सब ग्रेड के ऊपर ही आमतौर पे क्या करते हैं, स्लैब बिछा देते हैं। ठीक है, तो अगर इसका साइड भी देखोगे तो ये देखो, ये टाई बार है तो ये हो गया डोवेल बार, ये ट्रांसफर्स है तो ये हो गया डोवेल बार, यहाँ पे भी गया ट्रांसफर जॉइंट आ गया तो ये जाएगा डोवेल बार। जो स्लैब होता है उसके नहीं आता था बेस और सब बेस। ठीक है, देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी किया जा सकता है अगर आपके पास जो सबग्रेड सोइल है वो अच्छी क्वालिटी की है और उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया, तो सब ग्रेड हो गया, बेस और सब बेस हो गया। ठीक है, तो इसका साइड व्यू हो गया। अब ये इसका देखिए फिजिकल या कह सकते हो जो एक्चुअल व्यू आता है वो ऐसा होता है। ये आपका पास रिजिड पेमेंट है, इसमें अलोंग द ट्रैफिक लाइन अगर जो कोई जॉइंट होगा तो देखिए यहाँ पे जो जॉइंट दे रखा है वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, आपको यहाँ पे बाहर दिखेंगे नहीं। ठीक है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द ट्रैफिक हो गया तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट। ठीक है, ये रिजिड पेमेंट का उदाहरण है। ठीक है, ये कुछ इसके बना रहे हैं, बनाने के तरीके हैं, जो फोटोज है वो कैसे बनाते हैं क्या है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग हाईवे का लगभग पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए ये कंक्रीट स्लैब कास्टिंग की जा रही है आजकल जो मशीनें से होती है। देखिए ये तो हो गया फ्लेक्सिबल पेमेंट वाला। ठीक है, ये हो गया रिजिड पेमेंट वाला। रिजिड पेमेंट में क्या यूज़ किया जाता है, कंक्रीट सीमेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें बार्स नहीं डाल रखे हैं, आपको बार दिख रहे हैं यहाँ पे कहीं, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इसके पास में देखिए ये बार्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफर डायरेक्शन में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये टाई बार का भी काम करेंगे और स्लैब को भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।